सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तात्पर्य होता है प्रत्येक उत्पादन के साधन का एक ऑप्टिमम संयोग होता, प्रत्येक उत्पादन के साधन का, ठीक है, चाहे जो उत्पादन का साधन हो, और उसका एक अनुकूलतम पॉइंट होता है, अनुकूलतम पॉइंट होता है जहां पर उसके द्वारा रिवार्ड जो हमको दिया जाता है वो मैक्सिमम देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रकृति में भी जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो एक प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग का अनुकूलतम स्तर होता है, और अनुकूलतम स्तर पर प्रकृति हमें सारी चीजें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर देती है, जिससे हमारा क्या होता है, जीवन खुशमय होता है या हम लोग आउटपुट को मैक्सिमाइज करते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा गया कि हम लोग अनुकूलतम संतुलन को प्राप्त करने के बजाय, हमने अनुकूलतम संतुलन को प्राप्त करने के बजाय प्रकृति का दोहन करना प्रारंभ कर दिया है, प्रकृति का दोहन करना प्रारंभ कर दिया है। अर्थात हमने ये क्या किया है कि अर्थव्यवस्था में जो हमारे पास प्रकृति है उस प्रकृति का हम लोग प्रयोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उससे इंस्टेंट यूटिलिटी मिल जाए, जिसके परिणाम स्वरूप अंधाधुंध प्रकृति का प्रयोग कर रहे हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति अपने आप में क्या होती है, एक प्रकार से पर्यावरण में हमको ये दिखाई पड़ता है कि लॉसेस होते चले जाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन ही नहीं अपितु प्रकृति की क्षति होना प्रारंभ हो गई है। ठीक है, तो संपोषणी विकास इस कॉन्सेप्ट पे बना है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि आने वाला या हमारा भविष्य क्या हो जाए, वो खतरे पर ना आए। तो यानी उत्पादन का संसाधन जो हमारे पास मिनरल्स होते हैं या अन्य संसाधन होते हैं, उसका प्रयोग इस प्रकार से करें ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। अर्थात प्रकृति ये कहती है कि उनके संसाधनों का आप अनुकूलतम प्रयोग करिए, अनुकूलतम प्रयोग करिए, ना कि उसका दोहन या शोषण करिए। ओवर, आप जैसे कहते ना, ओवर यूज्ड मत करिए, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति का विनाश होना प्रारंभ हो जाए। तो संपोषणी विकास ये होता है कि जब अर्थव्यवस्था में भविष्य को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान संसाधनों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लोग संपोषणी विकास कहते हैं। अर्थात संपोषणी विकास का तात्पर्य होता है भविष्य में वो कोई भी ऐसी चीज ना हो ताकि वो दुर्लभ हो जाए और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी हमें कहे कि वास्तव में जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अनुकूलतम न करके उसका शोषण करना प्रारंभ किया था, जिसके परिणाम स्वरूप वो प्रकृति में विलुप्त हो गए। और उसी का रिवार्ड है कि आज हमारा पर्यावरण असंतुलन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सतत संपोषणी विकास जो होता है वो वास्तव में प्रकृति का अनुकूलतम प्रयोग करने का हमको संदेश देता है, ना कि उसका शोषण या दोहन करने की बात करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को जब लेकर के काम किया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संपोषणी विकास या सतत संपोषणी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान मशीनीकरण का युग है और मशीनों के प्रयोग के द्वारा हमने प्रकृति को बहुत अधिक छेड़ना प्रारंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति जितना अधिक वस्तुओं को उत्पादन नहीं कर पाती, उत्पन्न नहीं करती, उससे ज्यादा हम प्रकृति से उन वस्तुओं को छीन लेते हैं। चाहे आपके मिनरल्स हो, चाहे लकड़ियां हो, चाहे हमारे पास उनका वायु हो, जो भी नदियों का जल हो, जितना वो प्रोड्यूस नहीं करती उससे ज्यादा हम उसका उपयोग या दोहन कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, प्रकृति स्वयं खतरे पर आ जाती है। और जब प्रकृति में खतरा उत्पन्न होता तो वो हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर देता। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो सतत संपोषणी विकास, जब अर्थव्यवस्था में विकास की इस प्रकार की धारणा का डेवलपमेंट किया जाता है कि हमारा भविष्य खतरे में ना जाए, ठीक है, वर्तमान में प्रकृति की प्राकृतिक साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे, तो इस प्रकार के विकास के पाथ को हम लोग सतत संपोषणी विकास पथ की संज्ञा देते हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों का ओवर क्या होता है, ओवर आपका दोहन कर रहे हैं, जो हम कहते हैं अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण प्राकृतिक संतुलन टूटता चला जा रहा है और प्राकृतिक संतुलन टूटने के परिणाम स्वरूप लगातार पर्यावरण में परिवर्तन दिखाई पड़ता। और ये पर्यावरण में परिवर्तन आज मनुष्य के लिए और इस जीव जगत के लिए खतरे के
निशान पर आ चुका है। अब हम सतत संपोषणी विकास, इस धरा पर मानव का जब से प्रादुर्भाव हुआ वो तब से निरंतर विकासशील रहा और उसका टारगेट था कि लगातार हम अपना ग्रोथ करते रहें। अपनी जीवन शैली को सरल बनाने के लिए अपने लिए अधिक से अधिक भौतिक संसाधनों का जुटाने के लिए उसने निरंतर विकास किया है। ठीक है, अर्थात जो इस धरा पे व्यक्ति है, मनुष्य, वो भौतिक कल्याण के पीछे बहुत अधिक भागा है और भौतिक कल्याण को पूरा करने के लिए उसने निरंतर प्रयास किया है। और इस विकास यात्रा में मानव ने प्रकृति के संसाधनों का भरपूर दोहन किया, ना कि अनुकूलतम प्रयोग। ठीक है, भरपूर दोहन किया, अत्यधिक दोहन किया है, यानी जितना प्रकृति के पास नहीं था उससे ज्यादा हमने प्रकृति से वो वस्तुएं ली हैं और जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संतुलन टूट गया है जो सदियों से उनके जीवन का आधार रहे हैं। प्रकृति ने जहां मानव की रोटी, कपड़ा, मकान जैसे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की है, वही उनके भोग विलास के उन साधनों को सुलभ किया है। ठीक है, जिससे मानव अत्यधिक सुविधा भोगी जीव बनकर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करने लगे हैं। तो आज हम लोगों ने भौतिकता को इतना अधिक स्वीकार कर लिया है, हमको लगता है टीवी, फ्रिज, कूलर, मकान यही हमारा वास्तविक सुख है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति का प्रयोग हम लोग अंधाधुंध करने लगे और जिससे प्राकृतिक संतुलन लगातार टूटता चला जा रहा है। मानव की अधिक से अधिक सुविधाओं की चाह, बढ़ती हुई जनसंख्या से प्रकृति की सीमित पुनरुत्पादन की क्षमता, क्योंकि प्रकृति के पास जो उत्पादन की क्षमता, उत्पादन का पुनरुत्पादन, फिर से उत्पादन की क्षमता, जब हम प्रकृति से एक चीज ले लेते हैं तो प्रकृति कुछ समय बाद उसका पुनः उत्पादन कर देती है। लेकिन वर्तमान में हमने देखा कि प्रकृति से हम इतना अधिक ले लेते हैं कि वास्तव में उसकी पुनरुत्पादन क्षमता समाप्त हो गई है और जब पुनरुत्पादन क्षमता समाप्त हो जाएगी तो इस प्रक्रिया को हम वास्तव में सतत विकास नहीं कह सकते। अर्थात प्रकृति से हमें केवल उतना लेना है जिससे प्रकृति का पुनरुत्पादन क्षमता पुनः बना रहे, अर्थात प्रकृति के पास पुनः उसको एक्योर करने की क्षमता, पुनः उत्पादन करने की क्षमता बनी रहे ताकि समाज को फिर से वो दे सके। तो लेकिन हमने प्रकृति के पास जितनी वस्तुएं थी उससे ज्यादा, जितनी उत्पादन की क्षमता थी उससे ज्यादा हमने प्रकृति से ले लिया, जिसके कारण दोहन बढ़ा और ये दोहन ही इकोनॉमी में आज क्या हुआ कि आज हमारे पास संदर्भ विकास के कॉन्सेप्ट को लाया कि नहीं, अगर प्रकृति का हम प्रयोग इसी प्रकार से करेंगे तो प्रकृति नष्ट होगी और साथ ही साथ ये प्रकृति हमें भी नष्ट कर डालेगी। तो अतः हमको प्रकृति का प्रयोग इस प्रकार से करना कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे और भविष्य के लिए उन प्राकृतिक उत्पादन का क्या हो जाए, प्रयोग बना रहे और उत्पादन अवेलेबल रहे। बढ़ती जनसंख्या, भरण पोषण की समस्या पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग से पर्यावरण पे आज प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है, जिसका प्रभाव मानव व अन्य जीव जंतुओं पर स्पष्ट रूप से आज दिख रहा है। सबसे पहले आपकी प्रकृति नष्ट होती है जो मानव द्वारा की जाती है और उसके बाद उसका इंपैक्ट मनुष्य पर दिखाई पड़ने लगता और उसके बाद उसका इंपैक्ट उसके साथ ही साथ जीव जंतुओं पर भी दिखाई पड़ने लगता है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण असंतुलन, जल संसाधन, मृदा संसाधन, वायु प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएं आज उत्पन्न हो गई हैं, जिसका मुख्य कारण मनुष्य है और मनुष्य का भौतिक कल्याण के प्रति लगाव है। ठीक है, इसी भौतिक कल्याण को जेके मेहता ने कहा था कि वास्तव में हमको त्यागना होगा, तभी हम अनुकूलतम स्थिति की तरफ पहुंचेंगे, वही वास्तविक सुख होगा। तो ये भौतिक कल्याण ने आज प्रकृति को जो अत्यधिक दोहन करने की बात की है, ये वास्तव में भौतिक कल्याण के हम लोग पीछे पड़ गए हैं और जिसके कारण आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही, क्योंकि आज लग रहा है कि मनुष्य ने अपने भौतिकता के पीछे प्रकृति का इतना अधिक नुकसान कर दिया और वो प्रकृति अब हमारा नुकसान करना प्रारंभ कर दी है। तो इस प्रकार से जो हमने अनियोजित विकास यानी नॉन प्लान्ड डेवलपमेंट का जो हमने पाथ चुना है, वो आज हमारे लिए एक क्या होता है,
प्रमुख प्रॉब्लम आ गई है और ये प्रमुख प्रॉब्लम ही वर्तमान में बनी हुई है और इसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, प्लान्ड डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट को चुनना होगा, नहीं तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हमें स्वयं ही समाप्त कर देगा। अब संपोषणी विकास या संधारित विकास क्या है? बढ़ रहे प्राकृतिक असंतुलन को कम करने के लिए संधारित या पोषणीय विकास की अवधारणा का जन्म हुआ। ठीक है, यानी प्राकृतिक असंतुलन को जो बढ़ रहा है इसको कम किया जाए। ठीक है, पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी वास्तव में प्राकृतिक पर्यावरण तंत्रों का एक ऐसा लक्षण है जो मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम मात्रा में स्वीकार करता। प्रकृति कहती है कि आप हमें कम से कम छेड़ो, ठीक है, हमका हरा प्रयोग कम से कम करो प्रयोग, लेकिन अनुकूलतम स्तर से अधिक प्रयोग मत करो। यानी जितना प्रकृति पुनः उत्पादन कर सके, पुनरुत्पादन की क्षमता बरकरार रहे, केवल आप प्रकृति का उतना प्रयोग करो, उससे ज्यादा प्रयोग मत करो, अर्थात दोहन मत करो। यानी जितना प्रकृति उत्पादन कर पाती है उससे ज्यादा अगर प्रकृति से लोगे तो प्रकृति नष्ट होने लगेगी। स्पष्ट है, मानव का सीमित हस्तक्षेप होने पर पर्यावरणीय तंत्र मानव द्वारा प्रयुक्त संसाधनों को उत्पादित कर अपना संतुलन बनाए रखते हैं, परंतु मानव का पर्यावरणीय तंत्रों में अत्यधिक हस्तक्षेप होने पर पर्यावरण की पुनरुत्पादन क्षमता, पुनः उत्पादन करने की प्रकृति की क्षमता लगातार समाप्त होती जाती है। और ये क्षमता जब समाप्त हो जाती है तो प्रकृति का वो गुण ही समाप्त हो जाता है और हमारा जो भविष्य होता है, भविष्य में वो चीजें विलुप्त हुई हो जाती हैं। यद्यपि मानव काफी पहले से पर्यावरण की महत्ता से परिचित था, परंतु पर्यावरण संरक्षण पर बल देने की आवश्यकता पहली बार अनुभव 1980 में हुआ और 1980 में यह कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को अपनाएं। अगर प्रकृति का प्रयोग हम लोग बहुत अधिक करेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बनती चली जाएगी। और बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरण में मानवीय हस्तक्षेप लगातार बढ़ता चला जा रहा था, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को लिया गया। संधारित विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1980 के दशक में आरंभ किया गया। ठीक है, और इसका व्यापक वाइड जो यूज है 1987 में पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग द्वारा किया गया। तो ये जो वर्ड आपका विश्व आयोग बना पर्यावरण एवं विकास पर, इस पर सबसे ज्यादा प्रयोग 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रयोग सबसे पहले किया गया। संक्षेप में अगर हम बात करते हैं तो भावी पीढ़ी यानी भविष्य की जो हमारी पीढ़ी है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में ह्रास किए बिना वर्तमान पीढ़ी के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाना ही संधारित विकास है। अर्थात ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट डिफिनीशन बन जाती है। इंपॉर्टेंट डिफिनीशन क्या हो जाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताओं की पूरा करने की क्षमता में ह्रास किए बिना वर्तमान पीढ़ी के लिए आवश्यक वस्तुएं जुटाना ही संधारित विकास है। अर्थात भविष्य में जब प्रकृति अपनी उत्पादन क्षमता को ना लॉस करने पाए भविष्य के लिए और वर्तमान में हम प्रकृति से उतना ही लेते रहें, तो इस प्रकार का डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी होगी वही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा मुख्यतः पृथ्वी की सहन क्षमता से जोड़ी जा सकती है कि पृथ्वी कितना बियर कर सकती है, सहन कर सकती है, पुनरुत्पादन कर सकती है और विविधता को अपने मेंटेन कर सकती है। उसके आधार पर हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को जान सकते हैं। इस प्रकार से सीमित दोहन, और दोहन शब्द की जगह आप अगर क्या करें, सीमित प्रयोग या अनुकूलतम प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए योजनाबद्ध प्रयास के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार संधारित विकास पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के संरक्षण पर बल देता है। वर्तमान समय में अनेक पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आपने देखा होगा लगातार समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को हमने तोड़ा है और हमने प्रकृति का अत्यधिक प्रयोग किया,
तभी ये पर्यावरण की समस्याएं आज आ रही हैं। तो यानी कहीं ना कहीं हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं किया, और जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं किया तभी ये पर्यावरण की समस्याएं आ रही हैं। और वो मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं जो वर्तमान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम लोगों ने रूल्स को फॉलो नहीं किया, वो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, वी विल डिस्कस इन द पॉइंट। फर्स्ट, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा वो वर्षा होती है जब आकाश से अम्ल जो आपके पास होते हैं उस बारिश के साथ अम्ल आने लगते हैं। इस प्रकार की बारिश को हम लोग अम्लीय वर्षा की संज्ञा देते हैं। वैज्ञानिकों ने माना है कि औद्योगिकीकरण और परिवहन के साधनों के उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल से क्रिया करके मूलतः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे पास उद्योग है, उद्योगों से निकलने वाला धुआं होता है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। और ये क्या करता है, और इसी तरह हमारे जो परिवहन के साधन है, इन परिवहन के साधनों में भी आपके पास सल्फर और क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों मिलते हैं। ठीक है, जब ये धुआं आकाश में ऊपर की ओर जाता है तो एक लेयर में कलेक्ट हो जाता है आकाश में। ठीक है, आकाश में एक लेयर की ओर कलेक्ट हो जाता है। जब ऊपर से पानी बरसता है, पानी आता है, तो इसके साथ मिलता है जो हमारे पास धुएं की लेयर है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ये जो लेयर है, ये जो बारिश से, ठीक है, आपके रेन से मिलता है। तो इसके बाद यहां से अम्ल निकलता है जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये दो अम्ल निकलते हैं और ये जब नीचे जमीन पर पड़ते हैं तो जिस जमीन पर पड़ते हैं वो जमीन आपकी क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जिन पेड़ों पर पड़ती है उन पेड़ों पर भी ये क्या होती है, इंपैक्ट छोड़ती है, क्योंकि अम्ल तो अम्ल होता है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे लैंड की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है। जिन लोगों पर पड़ती है उनकी स्किन में प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रकार जो बारिश होती है उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। और प्रश्न आया था आईएएस में, अम्ल वर्षा सबसे पहले कहां पर होती है? सबसे पहले अम्ल वर्षा कहां पर होती है? तो आपका आंसर है कि जब भारत में बारिश प्रारंभ होती है तो अम्ल वर्षा की बारिश जो होती है वो केरल में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि मानसून का पहला जो आपका होता है वो केरल में आता है और केरल में अधिकतर रेड कलर की बारिश पाई जाती है। और रेड कलर का बारिश यही सिंबल होता है कि जो वहां पर बारिश हुई है वो अम्लीय वर्षा हुई है, क्योंकि प्रथम बारिश है और प्रथम बारिश में जितना आकाश में धुआं होता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार अम्लीय बारिश होती है जो लगातार हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचाती चली जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, प्रकृति में जो इतने पेड़ पौधे हैं तथा जमीन का जो प्रोडक्टिविटी है वो लगातार समाप्त होती चली जाती है। तो अम्लीय वर्षा मृदा की उपजाऊ क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो ये अम्लीय वर्षा जमीन के ऊपर पड़ती है। अम्लीय वर्षा से वनों पर पूरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जंगल के ऊपर पड़ती है। तो जितनी हमारे पास फूल वाली है, जो पत्तियां हैं, जो फल हैं, सब सड़ गल जाते हैं। अम्लीय वर्षा से संगमरमर और लाल पत्थर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को भी नुकसान होता है। लाल किला और संगमरमर से बना आपका ताजमहल, क्योंकि एसिडिक अगर रेन होगी तो इनमें क्या हो जाएगा, पीलापन आ जाएगा तथा इनमें क्या हो जाएगा, अम्ल का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, जिससे जो हमारी ऐतिहासिक इमारत होगी वो लगातार क्या करेगी, आपका डिग्रेड होगी और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनका संरक्षण करना अनिवार्य हो जाता है। भारत में ताजमहल इसका उदाहरण है और लाल किला भी आप इसका उदाहरण मान सकते हो। तो अब आपको अम्लीय वर्षा क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं हमने पर्यावरण में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमको आज अम्लीय वर्षा से सामना करना पड़ रहा है। दूसरा हमारा पॉइंट है ओजोन क्षय का, ओजोन का अवक्षय। जो ओजोन लेयर है, जो हमारे पास जो पृथ्वी से जो ओजोन लेयर होती है वो आपके क्या होती है, 30 से 60 किलोमीटर के बीच में होती है।
ये देखिए कुछ ऐसी लेयर होती है, ये जो ओजोन लेयर होती है कुछ ऐसी होती है, यानी 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है, ये आपकी 30 है। तो ये जो आपके पास शेडेड पार्ट है, ये आपकी पूरी ओजोन लेयर होती है। जब आकाश से सूर्य का प्रकाश हमारे धरती की तरफ आता है तो इसमें प्रकाश प्लस पराबैंगनी किरणें होती हैं, प्रकाश पर प्लस पराबैंगनी किरणें होती हैं। और जब हमारे पास हमको लाइट्स की आवश्यकता होती है, इसमें प्रकाश प्लस ऊर्जा, प्रकाश प्लस ऊर्जा प्लस पराबैंगनी किरणें होती हैं, और हमको आवश्यकता केवल प्रकाश की है और केवल ऊर्जा की है। ठीक है, दो चीजों की हमको आवश्यकता होती है। पराबैंगनी किरणें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, वो हमारे को ब्लाइंड कर सकती है, हमारे स्किन में कैंसर कर सकती है, इसलिए पराबैंगनी किरणों को हमको आवश्यकता नहीं है। तो जब आकाश से हमारे पास सूर्य से प्रकाश आता है, तो सूर्य से प्रकाश आने के परिणाम स्वरूप ये जो ओजोन लेयर होती है, ये ओजोन लेयर की मोटाई जो होती है वो 30 किलोमीटर होती है। और ये 30 किलोमीटर के लेयर में ये क्या करती है, केवल और केवल नीचे प्रकाश और ऊष्मा आती है, प्रकाश और ऊष्मा आती है, यानी ऊर्जा आती है। और जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये ओजोन लेयर उसको फिल्टर कर देती है, वो पराबैंगनी किरण वापस चली जाती है। क्लियर है? तो ओजोन लेयर क्या होती है, कहीं कहीं पर वर्तमान में देखा गया कि इसका लेयर पतला हो गया है, ये लेयर पतला हो गया। ये लेयर पतला क्यों हो गया? कहीं ना कहीं हम ही लोग जिम्मेदार हैं, और ओजोन लेयर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पतला हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पराबैंगनी किरणों को यह फिल्टर नहीं कर पा रहा है, और ये हमारे मानव जीवन को, प्राकृतिक जीवन को, जीवधारियों को लगातार ओजोन लेयर नुकसान पहुंचाता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ओजोन लेयर का जो मोटाई है वो लगभग 30 किलोमीटर की होनी चाहिए, लेकिन पतला होकर के 4-5 किलोमीटर भी बच रहा है, जो हमारे पास पराबैंगनी किरणों को अब फिल्टर करने की उस पास क्षमता नहीं है। अब वो तीनों चीजों को उसी प्रकार भेज दे रही है, जिससे क्या होता है कि हमारे मानव जीवन, हमारा प्राकृतिक जीवन और हमारा जो इकोसिस्टम है, ये सब कुछ पराबैंगनी किरणों से बहुत अधिक प्रभावित होता जा रहा है। तो इस प्रकार वायुमंडल में 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की परत पाई जाती है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, ये पराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर को जन्म देती है, परंतु ओजोन की परत हमें सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। ठीक है, एरोसोल समूह का मतलब होता है जो एयर होती है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, समूह, रसायनों के कारण ओजोन की परत का अवक्षय होता जा रहा है, जो हम लोग धुआं फैला रहे हैं, जो हमारे पास एरोसोल्स होते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप ये ओजोन परत पतली होती चली जा रही है, और जिससे पराबैंगनी किरणों का अटैक हम पर बढ़ गया है, जो एक चिंतनीय विषय वर्तमान में होता चला जा रहा है। तीसरा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रकृति के साथ की गई छेड़खानी के कारण प्रकृति अपना संतुलन खो रही है, और जलवायु में अनायास परिवर्तन हो रहा है। तापमान में लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, दोनों पोल की क्या होते हैं, आपके पास बर्फ पिघल रही है। परिणाम स्वरूप महासागरों का जल बढ़ रहा है, और अनेक छोटे छोटे द्वीप जलमग्न होते जा रहे हैं, जो लगातार डूबते चले जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक महामारियों का प्रकोप बढ़ा है। प्रकृति का संरक्षण ही जलवायु परिवर्तन को रोकने का एकमात्र उपाय है। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे, तो शायद जलवायु परिवर्तन इतना तेजी से नहीं होगा, और जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग बच जाएंगे, जो ये विभीषिका हमको दिखाई पड़ रही है। तीसरा है आपका चौथा पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? तो पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान में वृद्धि हो जाना। अब आपका प्रश्न होता है, सर ये तापमान में वृद्धि कैसे हो जाती है? अब हम आपको बता दें, इसका एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं प्रॉपर कॉन्सेप्ट। ये आपके पास धरती है, ठीक है, ये धरती है, ये हमारे पास इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट में आपके पास ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अदर गैसें भी आपको मिलती हैं। ठीक है, जब सूर्य से
कोई प्रकाश हमारे पास सूर्य से प्रकाश आता है और ये सूर्य से प्रकाश आता है तो आपको मैंने बोला कि अपने साथ 3 चीजों को लेकर के आता है। पहला ऊष्मा, ठीक है, दूसरा प्रकाश, और तीसरा ये चीज लेकर के आता है। वो तीसरी चीज क्या है आपके पास? हाँ, प्लस ये लेकर के आता है क्या? प्रकाश के साथ ही साथ पराबैंगनी किरणें, ठीक है, पराबैंगनी किरणें, ठीक है। अब जब ये प्रकाश आता है तो ये तीनों चीजों को लेकर के आता है, ठीक है। हमारे पास जो ओजोन लेयर होती है, मैंने आपको बोला कि 30 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर तक इसका होता है। यहां तक आने के बाद ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट कर देता है किसको? पराबैंगनी किरणों को। पराबैंगनी किरणों को रिफ्लेक्ट कर दिया। किसने रिफ्लेक्ट कर दिया? इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, ओजोन लेयर ने। ओजोन लेयर ने रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। बाकी हमारे पास 2 चीजें आ गई। कौन कौन सी चीजें आई आपके पास? ऊष्मा प्लस प्रकाश, ठीक है, ऊष्मा प्लस प्रकाश आ गया। अब हमारे पास जो ये हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारे पास ये आपका वायुमंडल है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अगर ये पार्टिकल्स की संख्या कम होगी, ठीक है, तो हमारे लिए अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा? जैसे शाम होती है ये सूर्य का प्रकाश वापस जाता लौटता है, लेकिन ये जो हमारे पास कण होते हैं ये ऊष्मा को संरक्षित कर लेते हैं, ऊष्मा से चार्ज हो जाते हैं या ऊष्मा को अपने पास संग्रहण कर लेते हैं और केवल प्रकाश ही वापस जा पाता है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि 100% ऊष्मा का संरक्षण कर लेता, लेकिन 10% 20% ऊष्मा का संरक्षण कर लेता। कौन? कार्बन पार्टिकल। कौन? सल्फर पार्टिकल। कौन? नाइट्रोजन पार्टिकल। अगर आपके एरोसोल के रूप में, धूल के कण के रूप में बहुत अधिक इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन क्या होता? अत्यधिक मात्रा में कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के कण अवेलेबल हो जाना, किसमें? वायुमंडल में। तो ये लोग क्या करते हैं? ऊष्मा को सोख लेते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप केवल प्रकाश निकल पाता और मोस्ट ऑफ द ऊष्मा नहीं निकल पाती है। तो ऊष्मा जब नहीं निकल पाती तो आपका ये पूरा आपका वायुमंडल जो होता है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये जो वायुमंडल होता है गर्म हो जाता है, इसे ग्लोबल आपका क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा देते हैं। जैसे जैसे ये एरोसोल पार्टिकल सी का मान, एस का मान, एन का मान, इनका मान लगातार बढ़ता चला जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का मान भी बढ़ता जाएगा। जितना प्रकाश और ऊष्मा आई है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो जाएगा? वो ऊष्मा का पार्ट रुकने लगेगा और ग्लोबल वार्मिंग के हमको सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगेंगे। वहीं पर आपने देखा होगा कि गांव में गर्म कम लगती है। जब आप इस समय गर्मी का मौसम है, आपने देखा होगा गांव में गर्मी कम लगती है, जबकि शहरों में गर्मी क्यों ज्यादा लगती है? आप देखे होगे, अनुमान करिएगा। क्योंकि गांव में एरोसोल जो होते हैं, जो एरोसोल होते हैं, एयर में जो पार्टिकल होते हैं वो वास्तव में कम होते हैं, वहां पॉल्यूशन कम होता, तो सी प्लस एस प्लस एन ये सारे पार्टिकल्स का मान कम होता। लेकिन शहर में पूरे दिन तक क्या होता? गाड़ियां चलती हैं, चिमनियां होती हैं, बड़े बड़े उद्योग लगे होते हैं, तो ये सी प्लस एस प्लस एन का मान बढ़ाते रहते हैं। पर्यावरण में लगातार वायुमंडल में कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के पार्टिकल्स बढ़ते रहते हैं जो ऊष्मा को अधिक सोखते हैं, जिससे यहां पर गर्मियां ज्यादा लगती हैं। तो इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया। ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि जैसे जैसे एरोसोल की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, एरोसोल की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, उसके परिणाम स्वरूप, एरोसोल बढ़ने के परिणाम स्वरूप ऊष्मा का मात्रा बढ़ती जाएगी और ऊष्मा का मात्रा बढ़ने का मतलब होता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जाएगी। अब आप बताइए, जितने वाहन चलेंगे, ठीक है, जितनी फैक्ट्रियां लगेंगी, यानी जो हमारे धुएं वाले चीजें हैं या इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी आपके क्या करते हैं? ऊष्मा का मान बढ़ाते हैं। भले सूर्य से ऊष्मा नहीं प्राप्त हुई, लेकिन आपने ऊष्मा तो बढ़ाया मोबाइल हीटिंग के द्वारा, तो ये ऊष्मा कहां निकलेगी? ये इन्वायरमेंट में, सॉरी, ये आपका आपका आकाश में वापस जाएगी। लेकिन जब आपने ऊष्मा का मान ज्यादा कर दिया, एक ऊष्मा तो आपकी सूर्य से आई और दूसरी ऊष्मा आपने स्वयं पैदा किया,
ठीक है, मोबाइल गैजेट्स का प्रयोग करके, इंडस्ट्रीज को प्रयोग करके, गाड़ी के इंजन के द्वारा, तो ये ऊष्मा जब नहीं निकल पाती तो ग्लोबल वार्मिंग हमको दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर किया है, शायद आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार लगातार हमारे पास जो एरोसोल्स होते हैं वो लगातार क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग को इंप्रूव करते हैं, यानी हरित ग्रह को बढ़ाते हैं, जो हमारे पास आपका ग्लोबल वार्मिंग है उसको बढ़ाते हैं। और हेलोजोनिक गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन समूह रसायन इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हेलोजोनिक गैसें व क्लोरोफ्लोरोकार्बन समूह सबसे ज्यादा ऊष्मा को रोकते हैं। और इसमें सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। वो आपको बताए थे हमने कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवों पर बर्फ जो जमी है वो तेजी से पिघल रही है, समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक छोटे छोटे द्वीप जलमग्न होते जा रहे हैं। अब हमारे पास पांचवा पॉइंट है भूमिगत जल स्तर। आपने देखा होगा द वाटर लेवल, वाटर लेवल में लगातार गिरावट आती जाती है। मैं अगर आपको वाटर लेवल का चलिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, थोड़ी सी जियोग्राफी लगा लेते हैं। तो वाटर लेवल क्या होता है, जो हमारे पास ये धरती है, इस धरती के नीचे कई लेयर में मान के चलिए नदियां बहती है। ठीक है, कई लेयर में नदियां होती हैं। ठीक है, एक आपकी ये नदी है, इसके बीच में आपका ये चट्टान हो गई, और चट्टान के बाद दूसरी लेयर है, यहां पर एक नदी होगी, तीसरी आपके पास एक चट्टान की लेयर है, फिर ये आपके पास इस प्रकार करके कई लेयर्स होती हैं, जिन लेयर्स में पानी हमको अवेलेबल होता है। ठीक है, जब हम लोग अपना पंप डालते हैं इसमें, तो पहली नदी पे यानी पहले लेयर वाटर लेवल पर हमने अपना पंप छोड़ा, कि दूसरे वाटर लेवल पर छोड़ा, कि तीसरे लेवल पर छोड़ा, कि चौथे लेवल पर छोड़ा। इस प्रकार हम लोग ज्यादा से ज्यादा बोरवेल कराते हैं, ताकि सबसे नीचे वाली नदी मिल जाए। अगर ऊपर की नदियां सूखेंगी भी तो कोई बात नहीं, नीचे की नदियां क्या हो जाएंगी, नीचे की नदियों में रखेंगे तो ऊपर की नदियां अगर सूख जाएंगी तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे बोरवेल में पानी आता रहेगा। अब ये क्या करते हैं, ये जो नदियां होती है पानी कहां से पाती हैं, ये क्या करती है, ऊपर तालाब, झील और नदियां, और जिनसे होता है इनसे क्या होता है, सीपेज होता है, और धीरे धीरे इन नदियों में पानी मिलता चला जाता है। ठीक है, हम लोगों ने ओवर यूज कर दिया इन बोरवेल के माध्यम से। आप देखोगे आपके घर में जेट पंप्स काम करते होंगे, पानी बहता रहता, जिसके परिणाम स्वरूप ये नदियां अब क्या होती हैं, समाप्त होती जा रही है, ये खाली होती जा रही है। ये जो आपकी नदियां हैं, इन नदियों का जल सूख गया है, और जिससे यह आपका क्या होता है, ये पोर्शन पूरा ब्लैंक हो गया है, खाली हो गया है। और दूसरी लेयर पे हम लोग क्या करते हैं, दूसरी नदियों पे काम करते हैं, और दूसरी नदियां भी इन फ्यूचर में ऐसे ही सूखती चली जाती, जिसके कारण आपने देखा होगा भूस्खलन होता है, क्योंकि उन नदियां खाली हो चुकी हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप जब अचानक भारी मात्रा में पानी का दबाव इस पे पड़ता है तो भूस्खलन दिखाई पड़ता है, और आपने कहा कि धरती फट गई है। और दूसरी चीज क्या होती है कि लगातार एक वर्ष में, आपका मैं डेटा बताऊं कि एक साल में एक बार डेटा अध्ययन किया गया था भूमि जल का, तो 5 मीटर भूगत जल खिसक जाता है एक साल के अंदर। यानी एक साल के अंतर्गत जमीन के नीचे 5 मीटर वाटर लेवल डिक्लाइन हो जाता है। और हम लोगों ने रोड बना दिया। पहले सीपेज होने के लिए जितना बारिश का पानी था वो सीपेज होता था, सीपेज होकर के इन नदियों में मिल जाता था, लेकिन हमने देखिए कि आपने क्या किया, आरसीसीज डाल दिया है, और सीपेज की मात्रा लगातार कम होती चली जा रही है। और लोगों ने अब मकान को क्या बना दिया, पक्के मकान बना दिया। पहले कच्चे मकान होते थे, वो सीपेज करते थे, जिससे इन नदियों में वाटर लेवल फिर से क्या हो जाता था, पुनरुत्पादन हो जाता था। प्रकृति अपनी नदियों को पुनः भर लेती थी, पुनः ये पानी को स्टोर कर लेती थी। लेकिन आज आप शहरों में जाकर देखिए, टाइल्स बिछी हुई है, रोड के किनारे टाइल्स बिछी हुई है, आपकी नालियां ब्लॉक्स हैं, यानी सीपेज की मात्रा बहुत कम हो गई है, जिससे इन नदियों को प्रॉपर पानी वाटर नहीं मिल पाता, और मोस्ट ऑफ द वाटर समुद्र में बह करके चला जाता है। अगर आपका वाटर स्टोर रहे, कहीं वाटर स्टोर रहे, तो सीपेज करेगा।
जब तालाब और जब नदियों की में क्या हो जाएगा, नदियों को हम लोगों ने खनन कर लिया, इतना अधिक खनन कर लिया कि वाटर फ्लो नदियों में बढ़ गया, बहुत तेज हो गया, जिससे ये पानी का जो फ्लो होता है वो तेजी से समुद्र की ओर जाता है, तो सीपेज होने का मौका नहीं मिलता है। और तीसरी चीज क्या होती है कि जिसके परिणाम स्वरूप लगातार ये नदियां खाली होती जाती और वाटर लेवल हमारा डिक्लाइन होता जाता है, और जैसे जैसे वाटर लेवल डिक्लाइन होता जाएगा हमारे पास वाटर मिनरल्स कम होते चले जाएंगे। ठीक है, जो जल में उपलब्ध खनिज हैं वो समाप्त होते चले जाएंगे, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल लगातार कम होता चला जाएगा। आप लोगों ने कई कई कंपनियों के समय होते हैं, हम लोग इस वीडियो में नाम नहीं ले सकते किसी प्रोडक्ट का, लेकिन आपने 20 रुपए का एक बोतल का पानी पिया होगा, उसका टेस्ट आप आजमा लीजिएगा। वो बोलता है मिनरल वाटर, आपने देखा होगा, उसको आप प्रोनाउंसिएट करते हो मिनरल वाटर, बट आप जस्टिफाई करिए कि उसमें मिनरल कहां है, आप जस्टिफाई करिए। मिनरल वाटर याद रखिएगा, जिसमें मीठापन या टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड मिनरल वाटर, और वो टेस्ट लेस होता है, जिसको प्योरीफायर या फिल्टर कर दिया जाता है सारे मिनरल्स को, तो वो मिनरल वाटर कैसे हो सकता है। ठीक है, इसलिए ह्यूमन हेल्थ तेजी से प्रभावित हो रहा, क्योंकि हमने बोरवेल को सबसे नीचे वाली नदी में अपने आप क्या हुआ, ज्यादा पैसा खर्च करके बोरवेल को स्थापित कर दिया है, और जिससे सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्लाइन हुआ है, और मिनरल अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर आल्सो डिक्लाइन हुई है, और जिससे ह्यूमन हेल्थ तेजी से प्रभावित हुई है। अब आपको आवश्यक वाटर मिनरल्स नहीं मिलते, जिसके परिणाम स्वरूप आपका लाइफ या हेल्थ बहुत तेजी से प्रभावित होता है। और जो आप वाटर पीते हो, बोतल वाटर पीते हो, जो 20 रुपए का परचेज करके पीते हो, वास्तव में ये विदाउट मिनरल वाटर होता है, और आपकी बॉडी को मिनरल्स चाहिए ही चाहिए, चाहे सोडियम हो चाहे जो भी हो, इनको चाहिए ही चाहिए। और मिनरल वाटर का मतलब, जो ये कंपनियां मिनरल वाटर के नाम पे मिनरल्स दे रही हैं, वास्तव में इसमें जीरो लगभग मिनरल्स होते हैं, कोई मिनरल्स नहीं होता। इनको पीने वाला व्यक्ति कभी भी इनका उनका जो सुरक्षा तंत्र है कभी एक्टिव हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार जैसे जैसे वाटर लेवल कंटिन्यू डिक्लाइन होता जाता है, देखिए उसके परिणाम स्वरूप प्रकृति को हमने लॉस किया, प्रकृति ने हमें लॉस करना चालू कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है वाटर भूमिगत जल स्रोत का। और भूमिगत जल स्रोत जो एक साल में 5 मीटर डिक्लाइन करता है, शायद बहुत सोचनीय विषय हो जाता है। और आप कहते हो कि लगातार भूस्खलन हो गया, रोड अचानक दब जाती है, क्यों कारण होता है, यही कारण होता है क्योंकि हमारी नदियां ब्लैंक हो चुकी है नीचे। अब जमीन कब तक अपने मन से टिकी रहे। तो मानव की पर्यावरण विरोधी गतिविधियों के कारण भूमिगत जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। विश्व के अनेक देशों में जल संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया है। वहीं भारत के अनेक भागों में यह ग्रीष्म ऋतु में जल संकट अपनी दस्तक देने लगा है। अतः सरकार जल संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं बना रही है, और सरकार के द्वारा उठाया गया कदम मुझे सबसे अच्छा लगता है कि अब शहरों में कोई आप मकान बनाओगे, तो मकान बनाने के परिणाम स्वरूप आपके छत में इकट्ठा होने वाला जो वाटर रेन है, ठीक है, रेन वाटर है, उसको आप अपने घर के नीचे एक टैंक बनाओगे, सीपेज टैंक बनाओगे, और इस सीपेज टैंक के माध्यम से हमको पुनः नीचे पहुंचाना है। तो ये आपके प्लान में शामिल होना अनिवार्य है। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि आपका कॉलोनी बनेगी उसमें सीपेज वाटर टैंक आपका होना अनिवार्य है, ताकि आपके छत का पानी सीपेज होकर के नीचे की नदियों में पहुंचे, ताकि भूमिगत जल स्तर का ज्यादा गिरावट ना होने पाए। तो इस प्रकार सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया, काफी प्रशंसनीय है। वस्तुतः अनियोजित विकास, जो हमने नॉन प्लान्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट उठाया, यही आज पर्यावरण को खतरनाक स्तर पर प्रभावित किया है। सुखद की बात है कि विश्व के अधिकांश देश इस तथ्य को समझने लगे हैं। ठीक, अच्छी बात है कि हम लोग समझ चुके हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर के सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियमावली की अनुपालना में की अपेक्षा प्रत्येक राष्ट्र से की जाती है कि उसका उल्लंघन करने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोषी देश की भर्त्सना की जाए। अगर कोई देश अपने यहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाता है, पर्यावरण प्रदूषण में क्या होता लगातार इंप्रूव करता है, तो उसे दोषी देश घोषित किया जाए और उससे सारे व्यापार संबंध समाप्त किए जाए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
मुख्यतः विकासशील और विकसित देशों में निरंतर विकास के लक्ष्य को पाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने का व पर्यावरण के लिए हानिकारक गतिविधियों को अंजाम दे करके पर्यावरण संकट उत्पन्न कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि विकासशील चाहे देश, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, वो चाहता कि हम डेवलपमेंट के पाथ में सबसे आगे रहें। विकसित देश ऑलरेडी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके का दबाव पर्यावरण पर पड़ता चला जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण, वैश्विक स्तर पर औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और सभी देशों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना कुछ ऐसे कारण हैं जिसके फलस्वरूप सभी देश ऐसे क्रियाकलापों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो संवृद्ध विकास की अवधारणा के विरुद्ध है। अगर आप लगातार कंपटीशन के चक्कर में प्रकृति का ओवर आप क्या करोगे, शोषण करोगे, दोहन करोगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पर नहीं चल सकता। इस प्रकार संवृद्ध विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा जैसे निशस्त्रीकरण की भांति बहुत अधिक आवश्यक हो गई है और आज आंशिक रूप से सफल भी है। विश्व के देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को स्वीकार भी कर रहे हैं। हम सुदृढ़ अंतरराष्ट्रीय भागीदारी द्वारा घरेलू प्रयासों के फलीभूत होता हुआ देखना चाहते हैं। इसके लिए हमें अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत की विकास की अपनी आशाओं को पूर्ण करने के साथ साथ अपने साथी विकासशील देशों के साथ सहभागिता करने की दीर्घकालीन परंपरा रही है। हमें प्रत्येक कदम पर विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभवों, संसाधनों को साझा करते रहते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करेंगे, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को प्राप्त कर सकते हैं। संपोषणी विकास के लिए 2030 के एजेंडे, 2030 के क्या एजेंडे? आधे से अधिक शताब्दी से भारत की महत्वाकांक्षी पहल, भारतीय तकनीक और सहयोग, आर्थिक सहयोग, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ICEC, ठीक है, ने एशिया, अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, लतीन अमेरिका, कैरिबियाई, प्रशांत द्वीप समूह राज्यों से 161 भागीदारी देशों को प्रशिक्षण कर चुका है कि हमको किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत उत्पादन करना है और कौशल विकास प्रदान करना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, भारत की एक महत्वाकांक्षी पहल है कि भारत ने ICEC के माध्यम से लोगों को, विश्व के 161 देशों को, लोगों को हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं कि प्रकृति के साथ हम लोग कैसे तालमेल बैठाएं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हम लोग कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करें, इस पर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। केवल अफ्रीका से पिछले दशक में 25,000 छात्रों ने ICTCC छात्रवृत्तियों की सहायता से भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया। 2015 में तृतीय भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में, जिसमें सभी 54 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया और हम केवल 5 वर्ष की अवधि में ITEC छात्रवृत्तियों की संख्या दुगुना करके 50,000 करने का निर्णय लिए हैं। भारत में प्रशिक्षित अफ्रीका को सौर मामा, ठीक है, सौर मामा आप सर्च करिएगा, सौर मामा आज पूरे समूचे अफ्रीकी महाद्वीप में हजारों घरों में प्रकाश प्रदान कर रहा है। इस प्रकार संपोषणी विकास के अंतर्गत हमने जो उनको ट्रेंड किया है, उन्होंने आज सौर मामा के माध्यम से संपूर्ण घरों में बिजली उपलब्ध कराई है। ओके, हमारी अफ्रीका के साथ बढ़ती हुई साझेदारी के फलस्वरूप अफ्रीकी विकास बैंक की स्थापना हुई। अफ्रीकी विकास बैंक की स्थापना हुई, जो इस वर्ष के प्रारंभ में भारत में पहली बार अफ्रीका के बाहर अपनी वार्षिक बैठक का आयोजन कर रहा है। ठीक है, हमारी विकास भागीदारी परियोजनाएं समूह से विश्व में, एक मिनट, हमारी अफ्रीका के साथ बढ़ती हुई साझेदारी के फलस्वरूप अफ्रीकी विकास बैंक की स्थापना हुई, जो इस वर्ष के प्रारंभ में भारत की पहली बार अफ्रीका के बाहर अपनी वार्षिक बैठक का आयोजन कर रहा है। हमारी विकास भागीदारी परियोजनाएं समूचे विश्व में दर्जन देशों को, लोगों को जल, बिजली, यानी भारत के लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत विश्व के कई देशों में जल, बिजली, सड़कें, स्वास्थ्य, देखरेख, टेलीमेडिसिन और आधारभूत अवसंरचना मुहैया करा रही है तथा इन सभी क्रियाकलापों में हमारा सहयोग प्रदान कर रही है। और इस प्रकार मॉडल हमारे पूरे
भागीदारी देशों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर वर्तमान में कार्य कर रहा है। यहां उपस्थित देश लगभग आधी मानव जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं उसका विश्व पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, इसलिए भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को अपनाया है ताकि विश्व के सभी देश इस पहल को आगे बढ़ाएं, ताकि पूरे विश्व की प्रजातियों को, प्रकृति को तेजी से बचाया जा सके। एक सुरक्षित विश्व का निर्माण करना है। ठीक है, हम लोगों को एक सुरक्षित विश्व का निर्माण करना है, कम से कम 3 मुद्दों पर, जैसे आतंकवाद के विरुद्ध हमको संघर्ष करना है, साइबर सुरक्षा प्रदान करना है और आपदा प्रबंधन पर संगठित होना है और समन्वित कार्रवाई करना है। एक हरित विश्व का हमको वर्तमान में निर्माण करना है, जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से लागू करना है, जैसे के लिए अंतरराष्ट्रीय और संधि के माध्यम से जलवायु परिवर्तन पर साझी कार्रवाई भी हमको करना है। एक समर्थ विश्व का निर्माण करना है। समर्थ विश्व का तात्पर्य होता है कि कार्यकुशलता उसमें हो, अर्थव्यवस्था एक प्रॉपर विकसित हो, प्रभावकारिता हो और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को साझेदारी करना और इनकी स्थापना करना। एक अंतर्वेशित विश्व का निर्माण करना है, जिसमें बैंकिंग, वित्तीय प्रणाली और शामिल लोगों जो भी हैं उनको मुख्य आर्थिक धारा में शामिल करना और एक डिजिटल विश्व का निर्माण करना है, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्थाओं के भीतर और बाहर डिजिटल अंतर को कम किया जा सके और ये डिजिटल अंतर यदि कम हो जाएगा तो हमारे पास जो आर्थिक प्रगति का जो इनइक्वालिटी है वो भी हम समाप्त कर देंगे। एक स्वस्थ विश्व का हमको निर्माण करना है, जिसमें लगभग सभी रोगों को समाप्त करने का हम लोग सोच रहे हैं, विकास कर रहे हैं। एक समतापूर्ण विश्व का निर्माण करना चाहते हैं ताकि किस इनइक्वालिटी ना दिखाई पड़े और इक्वलिटी हर जगह रहे। एक संयोजित विश्व का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति अपनी आवश्यक वस्तुओं को आसानी से प्राप्त कर सकें और वस्तुओं तथा सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह हो। और एक सौहार्दपूर्ण विश्व का हम लोग निर्माण करना चाहते हैं, ताकि अपनी प्राचीन विरासतों को हम लोग प्रोत्साहित करें और प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा सौहार्द के साथ हम लोग रह सकें। तो इस प्रकार हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसके गोल बहुत ही हमारे व्यापक हैं, जो 2030 के एजेंडा के तहत हम लोग इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो ये आज आपका टॉपिक समाप्त होता है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर